अस्सलाम वालेकुम। ग़िज़ा से सेहत प्रोग्राम में आपकी होस्ट हूँ मैं दानिया अमजद। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने लगे हैं। आज के जो हमारा प्रोग्राम है उसका मौजू है सीलिएक की बीमारी के साथ रोज़ा कैसे रखा जाए। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ गुफ्तगू करेंगी हमारी एक्सपर्ट मुनज़्ज़ा अहमद। मुनज़्ज़ा एक प्रैक्टिसिंग रजिस्टर्ड डाइटिशियन है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में डाइटिशियन के तौर पे काम कर रही हैं और साथ ही ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करती हैं और अवेयरनेस सेशन प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करती हैं। और साथ ही मैं बताती चलूँ कि मुनज़्ज़ा पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स सोसाइटी की लाइफ टाइम मेंबर भी हैं। पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो पाकिस्तान में 2003 से डिफरेंट मौज़ूओं पर काम कर रही है और ये पाकिस्तान के तमाम न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस को रिप्रेजेंट करती है। तो चलते हैं हमारी गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मुनज़्ज़ा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अच्छा मुनज़्ज़ा, जैसे आपको पता है हमारे आज के जो प्रोग्राम है उसका मौजू है सीलिएक डिज़ीज़, बेसिकली इसके साथ कैसे हम रोज़ा रखें। तो आप पहले तो ये बताएं कि सीलिएक डिज़ीज़ क्या है और जो बेसिकली ग्लूटेन है उसका क्या सीलिएक के साथ रिलेशन है। जी, सबसे पहले हम सीलिएक पे बात करते हैं कि सीलिएक डिजीज़ एक्चुअल में क्या है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हम उसको कहते हैं जिसमें हमारा जिस्म का जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का जो निज़ाम होता है जो किसी भी इन्फेक्शन से लड़ता है, तो इसमें इन डिसऑर्डर्स में ये होता है कि अपने ही किसी ऑर्गन के ख़िलाफ़ हो जाता है। अच्छा, अपने ही ऑर्गन के खिलाफ? जी, बजाय बाहर के इन्फेक्शन से लड़ने के वो अपने ही किसी ऑर्गन के ख़िलाफ़ हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया है। यानी बॉडी अपने ही किसी जिस्म के हिस्से को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, उसके ख़िलाफ़ मतलब समझे डिफेंस सिस्टम जो है अपना मेंटेन करती है। तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो भी इस केस में वीक हो जाता है? जी बिल्कुल, हमारी इम्यूनिटी सप्रेस होती है क्योंकि फिर क्या होता है कि हम जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने की सलाहियत हमारी कम हो जाती है। जैसे कि मैलन्यूट्रिशन जिसे हम बेसिकली जी बिल्कुल मैलन्यूट्रिशन। ऐसे हम सीलिएक की ही बात कर लेते हैं। सीलिएक डिजीज़ में ये होता है कि जो ग्लूटेन होता है, ग्लूटेन क्या होता है? ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो कि यूजुअली व्हीट में पाया जाता है, यानी गंदम के आटे के अंदर वो शामिल होता है। तो वो क्या करते हैं, जब सीलिएक की बीमारी हमें होती है तो हम वो गंदम से के मतलब से बनी हुई कोई चीज़ अगर हम खाते हैं तो क्या होता है कि हमारा बॉडी का वही जो डिफेंस सिस्टम है, इम्यूनिटी है, वो हमारी एक्टिव हो जाती है और फिर उस ग्लूटेन को हज़म होने से रोकती है, जिसके नतीजे में बाकी जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी हज़म होने से रुक जाते हैं और हमारी आंतें भी मुतासर होती हैं इससे। तो मतलब बाकी से मुराद जो आपके जो न्यूट्रिशन है, मिनरल्स हैं, वो सब चीज़ें, मिनरल्स, उन सब की हमें डेफिशिएंसीज हो सकती हैं सीलिएक के बीमार मतलब हामिल अफराद को। तो अच्छा मुनज़्ज़ा, ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि ग्लूटेन हम नहीं ले सकते क्योंकि वो आपकी बॉडी के डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो जो ऐसे हमारे मरीज़ हैं वो पहले तो मुझे बताएं कि उनके क्या जो है ना वो अलामात होंगे और बेसिकली वजूहत तो आपने बता दी कि वो जो ग्लूटेन है वो कर रहे हैं, लेकिन वो बज़ाहिर तौर पे किस तरह के अलामात जो है ना वो ज़ाहिर कर सकते हैं। जो जिस तरह से ग्लूटेन हज़म होने में प्रॉब्लम होती है ऐसी बीमारी के हामिल अफराद में, तो क्या होता है कि वीकनेस हो जाती है, खून की कमी आम है। जैसे बताया कि आयरन की एब्जॉर्प्शन में भी मसला करता है, तो हमारे कैल्शियम आपने बोला तो बिल्कुल कैल्शियम कम होती है, आपका HB कम हो जाता है, यानी खून की कमी आम है। ख़ासतौर पर जो छोटे बच्चे अगर होते हैं तो उनमें कद का बहुत इशू होता है कि उनकी हाइट शॉर्ट होती है, तो उससे हम सबसे पहले अंदाज़ा लगाते हैं कि हो सकता है इसीलिए की बीमारी का मतलब मुतासर अफराद हो। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम टेस्ट करवाते हैं। और यूजुअली क्या होता है कि अमूमन पेट भी थोड़ा सा निकला हुआ होता है ऐसे लोगों में, ब्लोटिंग वगैरह बहुत कॉमन है, ब्लोटिंग, दर्द, पेट का दर्द है, किसी को मोशंस रहते हैं, किसी को कब्ज़ भी रहता है। और जो थोड़ी अलामत मज़ीद और भी होती हैं उनमें ये होता है कि दांत की बैरूनी तय का ख़राब हो जाना, हड्डियों का नरम पड़ जाना, ये भी आम है। लेकिन ये डिफरेंट वेरी करेंगे बिल्कुल, हर किसी में हर अलामत नहीं हो सकती, किसी में सारी हो सकती है, किसी में कुछ हो सकती है, किसी में एक ही हो सकती है। तो फिर ये हमारा काम है कि इसको आइडेंटिफाई करें, इसको जो भी रीज़न है। अच्छा, तो मुनज़्ज़ा ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि इस तरह की अलामत हैं, ठीक है, लेकिन अब जैसे आपको पता है कि हमारे नॉर्मली अवेयरनेस नहीं होती, लोगों को इतनी कॉमनली नहीं पाई जाती, तो हमारे जो मतलब देखने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको कैसे पता चले कि वो क्या चीज़ ले सकते हैं और नहीं, मतलब कौन सी अशिया उनको लेनी है जो उनके लिए फ़ायदेमंद है, जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स भी दें, और कौन सी अशिया को वो ग्रेज़ करें। बिल्कुल, लेकिन जैसे आप कुछ सब जानते ही हैं कि हमारे यहाँ वीट यानी गंदम का आटा स्टेपल फूड है, यहाँ मतलब बनती ही रोटी है, रोटी के बगैर हमारा खाना कंप्लीट ही नहीं होता, जिस तरह से हमारा कल्चर है, खाने का रूटीन है। तो ऐसे बीमारी के हामिल अफराद जो होते हैं फिर वहाँ उनकी बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एक्सेप्टेंस बिल्कुल बहुत मुश्किल है, चॉइसेस बड़ी लिमिटेड हो जाती हैं कि चलिए ये भी हट गया, रेड से ये भी हट गया, ये भी हट गया। खासतौर पर चले आप चीज़ें हटा भी देते हैं, एलिमिनेट कर भी देते हैं, तो असल मसला है कि रोटी खाएं, रोटी तो खानी है ना, वो किसकी बनाएं। तो मकई का आटा अवेलेबल होता है, ठीक है, मकई का आटा भी खाया जा सकता है। जो है वो वाला आटा होता है, बेसन का आटा होता है, चावल का आटा भी होता है। आप चाहे किसी का कोई वेट कॉन्शियस है तो वो लाल चावल का आटा भी खा सकता है, भूसी वाला आटा भी शामिल हो सकता है आपके खुराक में, सफ़ेद आटा हो, लाल, ये आपकी चॉइस है, जो आपको सूट करे, जो आपको अच्छा लगे।
छोले के आटे भी अवेलेबल हैं, और अगर अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ ना हो तो हमारे यहाँ वो भी है, बादाम का आटा भी दस्तियाब है, अब तो आने लग गए हैं, ग्लूटेन फ्री फ्लावर्स जो अवेलेबल होते हैं नॉर्मली, वो भी बस वही वाली कोई भी हम स्विच कर सकते हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि उसमें कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, क्योंकि यूजुअली अगर आप घर में का चावल मंगा के उसको पीस के बनाते हो तो आपको पता है कि हाँ ये बिल्कुल सेफ है। लेकिन अगर बाहर से मंगाते हैं, किसी ऐसी जगहों से मंगाए तो बिल्कुल ऑथेंटिक हो, जहाँ पे अच्छी इसी तरह की चीजें मिलती हैं, लेबल जिन्होंने प्रॉपर मेंशन किया। लेबल, आई गेस ये लेबल पढ़ने वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबल रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप में इतनी थोड़ी बहुत लिटरेसी होनी चाहिए कि आप पढ़ सकें। जरूरी नहीं कि हर लेबल पे ग्लूटेन ही लिखा हुआ होगा, और भी नाम होते हैं इसके, जैसे तो हमें वीट, अगर वीट ही लिख दिया हो किसी ने, बार्ले लिख दिया हो, ठीक है, तो क्योंकि ग्लूटेन तो उसमें भी होता है, सूजी में भी ग्लूटेन होता है, तो ये सब चीज़ों का देखना पड़ेगा बारीकी से थोड़ा। और मुनज़्ज़ा इसके अलावा जैसे आपने मुझे सोर्सेस तो बहुत अच्छी बताई, लेकिन अब जैसे आपको पता है रमज़ान का महीना है, तो अब लोग परेशान होते हैं कि हम सहरी में क्या लें, अफ्तारी में क्या लें, क्योंकि अफ्तारी में आपको पता है नॉर्मली हमारा बेकरी के आइटम्स कॉमनली यूज़ हो रहे हैं, सहरी में पराठे नॉर्मली बन रहे हैं, तो वो किस तरह से हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं उसको? बेकरी आइटम्स तो जैसे बिल्कुल है ही मैदे के, तो वो तो प्रॉपर सारे ही एक्सक्लूड हो गए, मतलब आम अल्फाज में तमाम बेकरी की अशिया मना हो जाती हैं ऐसे अफराद में, तो फिर वो ब्रेड भी नहीं खा सकते, पापे भी नहीं खा सकते, बिस्किट्स वो नहीं ले सकते। लेकिन बेकिंग आजकल होने लग गई है कि राइस फ्लावर से बेकिंग कर लेते हैं, बिस्किट्स बना लेते हैं, ये सब चीज़ें, लेकिन वो जो बेकिंग करना जानता हो और जो सीधे अवेलेबल हो और वो बना सकें। लेकिन अगर बेसन है, बेसन के भी बहुत अच्छे बिस्किट्स बन जाते हैं, ठीक है, वो इस्तेमाल हो जाते हैं। केक्स भी आजकल बनने लगे हैं सब आटों को मिला के या कोई भी एक आटे से, फ्लावर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अगर बेकिंग में इस्तेमाल किया जाए, वो भी हो सकता है। लेकिन यह है कि ज़ाहिर है थोड़ा सा सोचना पड़ता है, चीज़ें सेलेक्ट करके फिर हमें करनी पड़ती हैं, थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन हम फिर काउंसिल किस तरीके से करते हैं पेशेंट को, देखें आपको सिर्फ गंदम बनाए, आप हर तरह का फ्रूट ले सकते हैं, हर तरह की सब्जी आप खा सकते हैं, गोश्त किसी किस्म का बना नहीं है, एज़ फार एज आपके कोई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ना बढ़े, वो सारे वो तो एक अलग कंडीशन है। लेकिन अगर सिर्फ इस बीमारी की बात की जाए तो उसमें हर चीज़ अलावा है सिवाय ग्लूटेन। तो अगर हम पैटर्न फॉलो करें शुरू से लेकर आखिर तक, तो क्या बेसिकली हम ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास सहरी से? जी, अगर हम अनाज से शुरू करें तो जैसे हम सहरी है तो सहरी में बेसन के आटे की रोटी बन गई, या जो है पराठा भी ले जा सकते हैं, मगर हम थोड़ा सा कम ऑयल वगैरह इस्तेमाल कर लें तो यूजुअली, हाँ, क्योंकि फास्टिंग पे जाना होता है, 15-18 घंटे की फास्टिंग होती है, तो पराठा इजीली लिया जा सकता है। लेकिन आटा क्या हो, जी, दूध दही सब बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। आपने पराठा लिया, अंडा डेली खाया जा सकता है सहरी में, या कोई सालन है, बिल्कुल प्रोटीन का अच्छे सोर्स है और चीप सोर्स है एज कम्पेयर टू गोश्त से तो सस्ता ही है, ठीक है। तो ये बन सकता है, लस्सी, दूध, जो आपको हजम हो। अच्छा, ऐसे लोगों में यही प्रॉब्लम होता है कि क्योंकि आते मुतासर हो जाती है ना, जख्म हो जाते हैं काफ़ी, जब बहुत टाइम से गंदम ले रहे होते हैं या जिनको पता बहुत बाद में चलता है, तो वो आते काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है। और मुकम्मल इसका इलाज ही, ये कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, आपको बस अपनी ग्लूटेन अपनी खुराक में ग्लूटेन को हटा देना है, तो फिर वो हील होनी शुरू हो जाती है, तो फिर ये एब्जॉर्प्शन आसान हो जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि दूध हजम होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो दही का इस्तेमाल कर लें, लस्सी ले लें, या खाने के साथ कोई रायता वगैरह इस टाइप की चीज़ें ले लें, ताकि वो कैल्शियम की सोर्स आपको मिलती रहे। ठीक। बल्कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का आपने बताया, तो बल्कि अच्छे से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का आप अच्छा रखें, ताकि मैक्सिमम विटामिन, हर तरह का फ्रूट खाया जा सकता है, हर तरह की सब्जी, लेकिन बस वही वाली बात है कि कोटिंग ना हो किसी चीज़ की, मैदे की। ब्रेड क्रम्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन कल्चर है कि कोई कबाब्स फ्राई हो रहे हैं, नगेट्स हैं, कटलेट्स हैं, तो उसके अंदर ब्रेड क्रम्स लाजमी लगते हैं अंडे के बाद, ठीक है। तो अगर ऐसे लोग खा रहे हैं तो क्या करेंगे, वो एक्सक्लूड कर दें, वो अंडा ला के फ्राई कर दें, अंडा ला के फ्राई हो जाता है, निहारी में आटा डलता है, तो उसमें क्या हो सकता है, आप कॉर्नफ्लावर डाल दें, कॉर्नफ्लावर जैसे सूप में डालते हैं गाढ़ा करने के लिए, राइस फ्लावर भी डल सकता है काफ़ी चीज़ों को गाढ़ा करने के लिए, चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा ये है कि उसको स्मार्टली डील करने की ज़रूरत होती है, अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए, तो फिर आप इसको हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल। और आई गेस न्यूट्रिशनल लेवल पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि इतनी प्रोडक्ट्स होती है, इवन सोया सॉस में भी ग्लूटेन होता है, बिल्कुल, जब चाइनीज यूजुअली बना रहे होते हैं, तो उसमें आप क्या देखेंगे, तो ऑब्वियसली लेवल रीडिंग आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत। ये कि ऑथेंटिक साइट्स से आप काफ़ी जगह से सोसाइटीज़ बनी हुई है ग्लूटेन से रिलेटेड भी, काफ़ी चीज़ें सीलिक डिजीज़ से मुताल्लिक, वहाँ आप थोड़ी सी सर्चिंग करें तो चीज़ें मिल जाती हैं, अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी और लेबल रीडिंग के हिसाब से, दोनों चीज़ें। ठीक। अच्छा मुनज़्ज़ा, आप ये बताएं कि जैसे बहुत कॉमनली हमारे यहाँ एक मिथ जो है ना, वो आजकल फॉलो किया जा रहा है कि जो ग्लूटेन फ्री डाइट है, क्योंकि उसमें कार्ब्स नहीं है, बहुत रोटी आपने रिस्ट्रिक्ट कर दी, चावल रिस्ट्रिक्ट किए हुए फॉर एनी रीज़न, तो वो हेल्दी ऑप्शन है वेट लॉस के लिए। तो ये बहुत मिथ चला हुआ है कि हेल्दी डाइट है, हर कोई फॉलो कर सकता है, स्पेशली जिनको वेट लॉस की तरफ जाना है। तो आप इस पर क्या बताएंगे कि क्या वाकई ये वेट लॉस के लिए अच्छी है और हर कोई फॉलो कर सकता है? जी देखें, अगर वेट लॉस की ही बात की जाए तो चावल में तो ज़्यादा कैलोरीज होती हैं एज़ कम्पेयर टू रोटी। हाँ, देखिए ना, एक मीडियम साइज चपाती
और 1 कप पके हुए चावल बराबर होते हैं कैलोरीज में, 160 कैलोरीज मिल जाती हैं। और अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू देखी जाए तो फाइबर और डिफरेंट मिनरल्स रोटी में अगर वाइट राइस है तो ज़ाहिर उसमें फाइबर भी नहीं होगा, और जो है एज़ कम्पेयर टू राइस रोटी में ज़्यादा अच्छी मादनियात होते हैं, मिनरल्स हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं, ख़ासतौर पे आयरन भी है उसमें, प्रोटीन भी है, और कार्ब्स तो हैं, चले फैट्स का भी थोड़ा अमाउंट है, फाइबर है, फाइबर की बहुत अच्छी क्वांटिटी। लेकिन वही वाली बात है कि आटा कौन सा इस्तेमाल किया जाए। आटा अगर भूसी वाला आटा है तो आप इस्तेमाल करें, वेट लॉस के लिए तो भूसी वाला आटा बहुत अच्छा ऑप्शन है। और फिर ग्लूटेन फ्री जाना ये तो अननेसेसरी है, समझ लें कि आपको ज़रूरत नहीं है, आपको ये बीमारी है ही नहीं सीलियक, और आप बिला वजह इसको फॉलो कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि ये हेल्दी है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे बी विटामिन होते हैं वीट में, तो उससे आप महरूम हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जो नॉर्म्स से हम हट नहीं सकते ना, कुछ टाइम तक रोटी छोड़ देंगे। अब ऑब्वियसली जो वेट लॉस पे होंगे तो वो चावल भी डेफिनेटली छोड़े हुए होंगे, फिर वो रोटी भी छोड़ देंगे, तो क्या रहेगा, मीट दालें, वो दालें पी रहे होते हैं, वो मीट बेस्ड चीज़ें खा रहे होते हैं, स्टेक्स बना के, ये आप कब तक कर लेंगे। उससे एक्चुअली रिजल्ट्स बड़े ड्रास्टिक मिलते हैं लोगों को, तो इसलिए लोग बहुत ब्लाइंडली इसको फॉलो करते हैं, खुश होते हैं वेट मशीन पे खड़े होकर, क्योंकि जैसे आपने देखा है ना कार्बोहाइड्रेट की चीज़ वाटर रिटेंशन नहीं होती, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम कार्ब में 2.6 ml वाटर होता है, तो जाहिर है जब आप कार्ब लेना कम कर देते हैं तो फिर क्या होता है, एग्जैक्टली, तो फिर वो वेट आप मशीन पे खड़े होकर बड़े खुश हो रहे होते हैं कि चलिए वेट बहुत जल्दी कम हो रहा है। और फिर क्या होता है, जैसे आप दोबारा अपनी रूटीन में दोबारा आते हैं तो वेट एकदम वेट गेन आपका स्टार्ट बाउंस बैक, फिर क्या होता है, वो 1-1 kg कम करना बहुत मुश्किल होता है, फिर वो आसानी से कम नहीं होता। मतलब इन शॉर्ट अगर हम देखें तो ये सिर्फ आपके लिए जो है वो खामखा के ऐसी डाइट है जो डिप्राइव कर रहे हैं, हाँ, जिनको चले बीमारी है वो तो उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन आपके पास हाँ ये कर सकते हैं, आपके बेकरी प्रोडक्ट्स ना लें, क्योंकि वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनमें कोई फाइबर नहीं है, कुछ भी नहीं है। यूजुअली बेकरी प्रोडक्ट्स सारे मीठे ही होते हैं, मीठे भी मुश्तमिल होते हैं। हाँ, ये जो है पिज़्ज़ाज़ है, अगर हम नमकीन की बात करें, पेस्ट्रीज़ हैं, केक्स हैं, तो ये तो वैसे ओकेजनली किसी को खाने चाहिए, हर वक्त तो खाने भी नहीं चाहिए, तो है ही सेहत के लिए नुकसान देना। शुगरी भी हैं, हाई कार्ब और रिफाइंड कार्ब के बने हुए हैं, तो फिर ये तो ख़राब है आप। लेकिन जो रोटी है, भूसी वाले आटे की रोटी है, वो तो इस्तेमाल करनी चाहिए, उसके फ़वाइद हैं बहुत। अच्छा मुनज़्ज़ा, तो आपने जिससे हमें सारी बातें जो इंटरेस्टिंगली बताई, बहुत आई होप हमारे व्यूवर्स को उससे कुछ लर्न करने को मिलेगा। बट लास्ट जो एक मैसेज है वो हमारे व्यूअर्स को आप क्या देना चाहेंगे कि वो एक टेक होम मैसेज लेके जाएं कि किस चीज़ का वो इस्तेमाल करें, किस चीज़ से वो गुरेज करें, किन बातों को जो अपने ध्यान में रखें? जी, जैसे कि मई का जो महीना होता है वो सीलियक अवेयरनेस का मंथ होता है हमारा। तो जो है अभी तो रमज़ान भी हैं, तो हम पहले उस हवाले से ही बात करेंगे कि देखिए इफ़्तार में भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सीलियक पॉजिटिव हैं तो आप इफ़्तार में अच्छी इफ़्तारी नहीं कर सकते। ठीक है, आप दही बड़े खा सकते हैं जो कि बेसन के बने हुए हैं, दाल के बने हुए दही बड़े भी इजीली खा सकते हैं, उसमें कोई इशू ही नहीं। दही बड़े हैं, छोले हैं, और जो है आप क्या ले सकते हैं फ्राइड चीज़ों में, अगर लगता है कि भाई रोल समोसा नहीं खा पा रहे वो लोग, तो ये भी हो सकता है कि शाम में कबाब्स खा लें, कटलेट्स खा सकते हैं, एज़ फार एज़ कि उसमें कोई कंटेमिनेशन वाले चांसेस ना हो, यानी ब्रेड क्रम्ब ना लगाए हुए हों, या जिन बर्तनों में तैयारी करी गई हो उसमें कोई गंदम वाली चीज़ शामिल ना हो, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। ही होता है कि जो घर के अफराद के लिए बन रहा है वही हम दूसरे भी बना बर्तन में हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें भी चांसेस होते हैं कोई ज़रात लग जाए, क्योंकि ये मसला ऐसा है कि इसका कोई हल इसके अलावा है नहीं ना, ग्लूटेन से परहेज़ के अलावा। तो अगर माइनर सी भी जब जाएगी तो इंटेस्टाइन्स फिर मुतासर हो जाती हैं हमारी आंतें, तो इसलिए बहुत बेहतर है कि बहुत प्रॉपर तरीके से आप जो फॉलो कर रहे हैं तो उसमें कोई गलती की गुंजाइश जो होती है ना वो ना छोड़ें, तो फिर आप बिल्कुल ऐसे ही ज़िंदगी गुजारेंगे जैसे कोई नॉर्मल बंदा ज़िंदगी गुजार रहा है। और जो है इसका बहुत ध्यान रखना है कि अगर कहीं से आप परचेज़ भी कर रहे हैं तो आपको लेबल अच्छे तरीके से रीड करना आना चाहिए, जैसे हमने पहले बात करी। तो इन सब चीज़ों का ख्याल कि जितना आप पढ़ेंगे, प्रोग्राम्स भी आते हैं काफ़ी, अब इस बीमारी से रिलेटेड काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे बने जी लोग बताते हैं, सोसाइटीज़ बनी हुई हैं और अच्छी अवेयरनेस के हिसाब से सेशंस भी होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो अटेंड करें ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। बुकलेट्स काफ़ी हॉस्पिटल्स बनाते हैं, जी बिल्कुल, जैसे हमने भी एक बुकलेट पब्लिश किया है, तो उसमें भी काफ़ी सब चीज़ें हैं कि इसमें सब सोर्सेज लिखी हुई हैं कि ये खाना या नहीं खाना, तो इस लेकिन फिर वही वाली बात है कि ऐसे ही किसी चीज़ को फॉलो ना कर लें, हमेशा एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन की एडवाइस पे ही आप ये चीज़ें फॉलो करें। और इसके साथ ही गोश्त का इंटेक अच्छा रखें, ख़ासतौर पे बच्चे हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है गोश्त, अंडा, दूध, दही, इनका इस्तेमाल बहुत अच्छा रखें अपनी डाइट में, डेली का इस्तेमाल रखें ताकि जो जितनी भी कमी है ख़ासतौर पे मेल नरिश्ड जो हो जाते हैं लोग, हाँ हाजमे की वजह से कि हजम चीज़ें नहीं हो पा रही थी, तो वो ये मसाइल सारे जल्द से जल्द हल हो सकें। थैंक यू सो मच मुनज़्ज़ा हमारे सेशन को इतना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, हमारे साथ बहुत सारी नॉलेज शेयर करने के लिए। आई होप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चंस आज क्लियर होंगे एंड आई होप वो आज से जो है वो कुछ नया लर्न करके अपनी रूटीन में नए पैटर्न को फॉलो करेंगे। आफ्तार डिनर के उनको नए हेल्दी ऑप्शंस का स्पेशली जो है वो आइडिया हो गया, किन सोर्सेज को उनको इस्तेमाल करना है, किन सोर्सेज को उनको परहेज़ करना है और स्पेशली न्यूट्रिशनल लेबल्स को पढ़ना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।